जो गंगा वैली है ना उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है मानसून में। क्यों? क्योंकि ये जो इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट है वो यहीं पर ही है आजकल। हम लोग कहते हैं कि मानसून क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। हम लोगों ने देखा कि यहां पर ये दो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया थे, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है। इन दो जगहों पर, एक यहां और एक यहां, दो एयर मासेस हों, वो किधर को मूव करेंगे? हाई से लो की तरफ को, क्योंकि ट्रेड विंड चल रही हैं। वो ट्रेड विंड्स के साथ ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जहां पर दो एयर मासेस टकराएंगे वो 3 डायमेंशनल जोन इज नोन एज अ फ्रंट। ठीक है, दो अलग अलग जगहों के एयर मास हैं, अलग अलग जगहों पर है, मतलब एक यहां है एक वहां है। दोनों जगह एक जैसा तो होगा नहीं, ना टेम्परेचर एक जैसा होगा, ना ह्यूमिडिटी एक जैसी होगी। जरूरी नहीं है कि ऊपर लैंड है तो नीचे भी लैंड होगी, नीचे ओशन है तो ऊपर भी ओशन होगा, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग एयर मासेस मूव करेंगे। ये जो दो जोन मिल रहे हैं, जैसे ये दो ट्रॉपिक्स के हैं, तो इसको हम लोग यहां पर जो फ्रंट बनेगा उसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट। ठीक है, या फिर इधर हाई से लो ऐसे जाएगा। ठीक है, इधर हाई से लो इधर आएंगे। ठीक है, ऐसे। तो जहां पर ट्रॉपिकल और पोलर एयर मासेस मिलते हैं उसको कहते हैं पोलर फ्रंट। तो यहां पर मतलब फ्रंट समझ आ गया, दो एयर मासेस जहां पर मिलेंगे वो जोन को कहते हैं फ्रंट। जो सबसे पॉपुलर फ्रंट्स हैं वो दो होते हैं, एक है इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट जो ट्रेड विंड्स जहां पर टकराती है वहां पर बनता है। ठीक है, इसलिए वहां पर ज्यादा बारिश होती है। इंडिया में भी बारिश कब होगी? अभी जब ये होगा ना, मानसून आते हैं जब गर्मियों में, तो उस समय सूरज कहां है? यहां चमक रहा है कहीं, तो ये वाला लो प्रेशर वाला एरिया कहां होगा? यहां पर आ जाएगा। तो ये इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट है यहां पर, इसलिए यहां पर ज्यादा बारिश होती है। जो गंगा वैली है ना उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है मानसून में। क्यों? क्योंकि ये जो इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट है वो यहीं पर ही है आजकल। तो जब तक वो वहां पर रहेगा तब तक जम के बारिश होती है। जैसे फिर वो नीचे खिसकने लग जाता है, फिर नीचे 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 बारिश होकर के, और फिर हम लोग कहते हैं कि मानसून क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। ऐसे ही कहते हैं ना, विड्रॉल ऑफ मानसून शुरू हो गया है सितंबर ऑनवर्ड्स। तो विड्रॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि सन का मूवमेंट धीरे धीरे नीचे। तो ये इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट है। इधर जहां पर ट्रॉपिकल और पोलर एयर मासेस मिलेंगे वहां पर बनेगा पोलर फ्रंट। ये याद में रखना है। ठीक है, तो फ्रंट क्या हो गया? 3 डायमेंशनल कंट्रास्टिंग एयर मासेस, जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस हो, जिसमें ह्यूमिडिटी का डिफरेंस हो, डेंसिटी अलग अलग हो, ऐसे एयर मासेस जहां पर मिलेंगे हम लोग उसको कहते हैं कि वो अलग अलग क्वालिटीज वाले, अलग अलग फीचर्स वाले एयर मास है, वो मिलेंगे तो जोन बनेगा और फ्रंट बनेगा। ठीक है जी। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट उसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, उल्टा होता है। ठीक है, जब फ्रंट बन रहा होगा उसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। डिसिपेशन ऑफ फ्रंट उसको कहते हैं ठीक है। अब फ्रंट कैसे बनेंगे? तो एयर मासेस होंगे वो ऐसे आपस में टकराएंगे। एयर मासेस जहां पर टकराएंगे वो फ्रंट बन गया। फ्रंट बनेगा, धीरे 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 क्या होगा? वो लड़ाई हो रही है दरअसल। एक वार्म एयर मास है और एक
कोल्ड एयर मास है। दो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड एयर मास ऐसे मूव करता है, वो एग्जाम्पल के लिए कोल्ड एयर मास बड़ा है, भारी है, वो ऐसे मूव करेगा और इस पे टकराएगा। वो इसको क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, इसमें अपनी जगह बनाएगा। तो यहां पर जैसे ही ये आपस में टकराएंगे तो फ्रंट जनरेट हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि दैट इज अ फ्रंटोजेनेसिस हो रहा है। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब फ्रंट बन रहा है। फ्रंट बनने के बाद ये लड़ाई शुरू हो गई, वो फ्रंट बन गया। जब कोल्ड फ्रंट ने वार्म फ्रंट को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उसको ऐसे धक्का मारो तो वो ऊपर चले जाएगा। वार्म एयर हमेशा कैसी होती है, लाइट होती है। कोल्ड एयर हमेशा हैवी होगी। तो वो इसको टकराएगा और इसको ऊपर उठाएगा, इसको ऊपर उठाएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा कोल्ड एयर मास, ठीक है। ऊपर वार्म, नीचे कोल्ड। तो वार्म ने कोल्ड को कोल्ड ने वार्म को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। मतलब कोल्ड एयर मास इज द क्लियर विनर। हम जब मूव कौन कर रहा है, कोल्ड, उसको कहते हैं कोल्ड फ्रंट। जौन सा भी एयर मास मूव कर रहा है वो वाला फ्रंट बनता है दरअसल, ठीक है। एयर मासेस के कोल्ड और वार्म में उनकी फीचर्स ऐसे हैं कि हमेशा विनर कौन होगा, कोल्ड ही होगा, क्योंकि वो हैवी है। हर बारी जीतेगा कौन, कोल्ड ही जीतता है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट पर बेस्ड ये फ्रंट्स होते हैं। अगर दोनों ऐसे हैं, कुछ नहीं, हिल डुल कुछ नहीं रहे हैं, याद में रखना, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख भी लेना कि अगर कोल्ड एयर मास इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ वार्म एयर मास, then the front so formed will be called cold front. If warm air mass is moving towards the cold front, cold air mass, then the front so called formed will be called warm front. ठीक है, जो भी मूव कर रहा है, दूसरा स्टेशनरी है, एक मूव कर रहा है, वो हो जाता है, उसके नाम से बन जाएगा कोल्ड फ्रंट या फिर वार्म फ्रंट। अगर दोनों ऐसे आकर के मिल गए, अब कोई हिल नहीं रहा है, मतलब मैच ड्रॉ है, इसको कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट जब दो मिल गए हैं, एयर मासेस मिल रहे हैं, अब दो फ्रंट जब मिलेंगे तब ऑक्लूजन होता है। अब एक फ्रंट यहां पर बना है, एक फ्रंट कहीं और बनेगा, वो दोनों फ्रंट मूव करेंगे। जब दो फ्रंट मिलेंगे, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट ऐसे मिल गए, तब ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है, ऑक्लूजन में ज्यादा हलचल होती नहीं है। ठीक है, वो दरअसल दो फ्रंट्स हैं, वो पहले ही मूव कर चुके हैं, जो एयर मासेस को जो काम करना था वो कर चुके हैं। तो ऑक्लूडेड फ्रंट जो होता है वो कब बनता है, व्हेन टू फ्रंट्स मीट, देन द फ्रंट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑक्लूडेड। ऐसे ही कुछ स्पेलिंग होती है। अगर एयर मासेस मिलेंगे, वार्म वाला मूव कर रहा है तो वार्म फ्रंट, कोल्ड वाला मूव कर रहा है तो कोल्ड फ्रंट। अगर दोनों मिलकर के मूव नहीं कर रहे हैं तो स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट जब होता है तब ऊपर हवा उठती है। ठीक है, वो ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं तो ऊपर उठती है। उसमें भी वार्म एयर जो होती है वो ज्यादा तेजी से ऊपर उठती है, क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होती है। तो हमेशा क्या होता है, ऐसे में क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, क्यूमुलस कॉलीफ्लावर क्लाउड जो होते हैं, जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत काले से हो जाते हैं और फिर बड़ी गरज बरस के साथ थोड़ी सी बारिश होगी। जब स्टेशनरी फ्रंट होगा तब ऐसा हो सकता है। कोल्ड फ्रंट में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि वो तेजी से पुश करता है। वार्म एयर मास जो होता है उसमें बहुत पावर नहीं होती है, तो वो बहुत स्लो होता है, इसलिए उसमें बारिश हल्की होती है। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट में भी बारिश कम से कम होती है। तो ये याद रखने, चार तरह के फ्रंट होते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। वार्म फ्रंट जब वार्म एयर मास मूव कर रही है, कोल्ड फ्रंट जब कोल्ड एयर मास मूव कर रही है। जब दोनों स्टेशनरी हो जाए, मिल जाए, हिले ना, स्टेशनरी फ्रंट,
जब दो फ्रंट मिलेंगे तब ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगी। मॉइस्चर इन एयर, amount of moisture present in air is called मॉइस्चर वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। वेट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट पर एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट हम लोग मानते हैं एक क्यूबिक मीटर को, ठीक है। तो एक क्यूबिक मीटर में कितनी मॉइस्चर है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब हमने तय कर दिया कि एक क्यूबिक मीटर ये रखा यहां पर, इस कमरे में भी मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो इस कमरे को ना नाप करके हम उसमें एक क्यूबिक मीटर देख लें, उसमें कितना मॉइस्चर है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वेट ऑफ वाटर वेपर्स पर यूनिट वेट ऑफ एयर, इसको एब्सोल्यूट को नापते हैं हम लोग ग्राम पर क्यूबिक मीटर। पर यूनिट वेट ऑफ एयर इसको कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, हमेशा याद में रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होती है जिसे परसेंटेज में नापा जाता है, रिलेटिव है, वो रेशियो है, ठीक है। तो इसको नापते हैं हम लोग ग्राम्स पर किलोग्राम, मतलब 1 किलो हवा में कितना मॉइस्चर आया, वो है स्पेसिफिक। 1 क्यूबिक मीटर में कितना है, एब्सोल्यूट। अब हवा क्या होती है कि एक, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि अभी गर्मियों के बाद बारिश शुरू होगी, बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम बड़ा अजीब सा हो जाता है, गर्म भी होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। हम यहीं इसी क्लास में कई बार आप लोग आगे चल करके देखोगे, अगस्त सितंबर के महीने में इधर में मॉइस्चर मिलेगा आपको बहुत। पीछे कई बार क्लास जब बहुत भरी रहती है तो चलते वक्त पैरों में आ जाता है, ठीक है, या फिर हाथ लगाओगे तो खिड़की दरवाजों पर ऐसे पैर आने लगेगा। अभी नहीं दिख रहा है, देखो अभी भी मॉइस्चर होगा, लेकिन अभी हम लोग को फील नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि एक तो लोग कम है यहाँ पर और अभी ड्राइनेस ज्यादा है। मॉइस्चर होगा मेरे ख्याल से 45% से भी नीचे अभी, लेकिन जब वो बारिश होगी, जब जमीन गीली होगी, धूप तेज आएगी, तब इवेपोरेशन होगा उससे, और वो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब हवा क्या है, वो होल्ड कर रही है, अभी इस समय भी मॉइस्चर है उसमें, उसने अभी मॉइस्चर होल्ड कर रखा है, लेकिन अगर मॉइस्चर बढ़ता गया तो कब तक होल्ड करेगी भाई, यही सेम टेम्परेचर ऐसा ही रहा और मॉइस्चर बढ़ता रहेगा, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो मॉइस्चर हम लोग को यहां वहां जमने दिखाई देगा, जमता हुआ देगा। गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं हम कार में, अब शीशे बंद करके रखे हम लोग, टेम्परेचर तो मेंटेन है वहां पर, लेकिन हम सांस तो ले रहे हैं, वो बार बार ही आ रही है बाहर, वो मॉइस्चर हम लोग की गाड़ी में शीशे पर जमने लगता है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हवा की कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एयर इज फिक्स्ड, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर हवा, मतलब जब पूरी कैपेसिटी फुल हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेट हो जाना। द टेम्परेचर एट विच एयर इज फुली सैचुरेटेड, मतलब अब वो और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है, अब और आएगा तो वो इधर उधर चिपकने लगेगा, कहीं और दिखने लगेगा, अब वो होल्ड नहीं कर पा रही है। दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट,
ठीक है, इससे पहले हम इसको आगे पढ़े, पहले एक ये लिख लेंगे कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। इससे क्या होगा, फिर हम लोग को रिलेटिव पढ़ने में आसानी रहेगी। ड्यू पॉइंट इज दैट क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच एयर इज fully saturated। अब वो और होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हर टेम्परेचर पर, जैसे हम लोग ये बार बार ही कहते रहते हैं, हवा ठंडी है तो वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है, गर्म है तो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब हर टेम्परेचर पर सैचुरेशन जो है वो ज्यादा और कम होगा, मॉइस्चर ज्यादा या कम होल्ड कर सकती है हवा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी टेम्परेचर 25 डिग्री है इस कमरे में, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती होगी, एक वो समझने बात को, 25 डिग्री एग्जाम्पल के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि इस रूम के अंदर टेम्परेचर इज 25 डिग्री। 25 डिग्री पर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, एक मेजर, और दूसरा मेजर एक्चुअल में अभी कितना है, दो हमारे पास दो यूनिट्स आ जाएंगी, एक मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है और एक एक्चुअल में अभी कितना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का कंपैरिजन मतलब रेशियो, उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे हम 25 डिग्री एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, यहां पर हो सकता है कि 26 भी हो या 24 भी हो। 25 डिग्री है ये टेम्परेचर है, 25 डिग्री पर एयर सैचुरेट होगी, कितना मॉइस्चर आता रहेगा, एक टाइम आएगा जब सैचुरेट हो जाएगी, फिर हम 26 कर देंगे उसको, फिर सैचुरेशन खत्म हो जाएगा, फिर और मॉइस्चर ले लेगी। इसका मतलब क्या है, हर टेम्परेचर पर हवा की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, कम करेंगे तो घटती रहेगी, ठीक है। जब हवा इधर उधर दिखने लग जाती है, मतलब मॉइस्चर दिखने लग जाता है, चिपकने लग जाता है चीजों पर, इसका मतलब हवा जो है वो सैचुरेट हो गई, अब वो और होल्ड नहीं कर सकती है, मैक्सिमम होल्ड कर लिया है, अब वो इधर उधर, कभी बारिश तभी होती है जब सैचुरेशन हो जाता है, तब वो होल्ड नहीं कर सकती है, तब वो नीचे गिरने लगेगा मॉइस्चर, ठीक है। ज्यादा होगा तो बारिश की फॉर्म में दिखेगा, बहुत ही कम होगा तो फॉग के फॉर्म में दिखाई देगा। सर्दियों में यही होता है ना, टेम्परेचर गिरता है, मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बगल में जो डस्ट है उस पर चिपक जाती है और वो दिखती है कोहरे के फॉर्म में। कोहरे में तेज गाड़ी चलाओगे तो आपके जो भी जैकेट वैकेट पहनी है उस पर मॉइस्चर आ जाएगा, ऐसा देखा होगा, तो वो मॉइस्चर ही है दरअसल। तो एक टेम्परेचर पर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, मतलब सैचुरेशन कितना है, कितना होल्ड करेगी, और अभी कितना हो सकता है, ठीक है। अभी 25 डिग्री पर इस समय नापेंगे तो हो सकता है कि 45% हो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी अभी 45% है, मतलब मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकती थी उसका सिर्फ 45% अभी हमारे यहां पर है। इसी टेम्परेचर पर मैक्सिमम जितना होगा उन दोनों को कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें ड्यू पॉइंट मालूम होना चाहिए तभी हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल पाएंगे। अगर हमें ड्यू पॉइंट नहीं मालूम है, मतलब कोई टेम्परेचर पर हवा कब सैचुरेट होगी, कितना होल्ड करेगी, ये नहीं मालूम है, फिर हम लोग रिलेटिव नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इन दोनों चीजों को क्लियर रखना है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब हवा सैचुरेट हो गई है, अब और मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाई, ठीक है। फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ड्यू पॉइंट बदल जाएगा, मॉइस्चर अलग हो जाएगा। तो रिलेटिव क्या है, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ amount of water vapors actually present in air to
maximum it can hold at a कल हम लोग ने कहा था वो जो हवा चलती है हार्मेटन गिनी कोस्ट पर आती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो सब कुछ चीजें अकॉर्डिंग हो जाएंगी लाइफ के, अदरवाइज वो हाई रहेगी, इसका मतलब सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। सैचुरेशन होगा तो सफोकेशन होती है, चिपचिपा मौसम होगा, हमें हर जगह पसीने पसीने, आप ऐसे कई बार गर्मियों में होता है, हम कुछ नहीं ऐसे खड़े होंगे पंखे के नीचे खड़े होंगे तब भी पसीने की बूंद यहाँ जा रही पीछे जा रही इधर, पंखे के सामने खड़े हो जाओ आप, पंखा क्या है वो आर्टिफिशियली हवा दे रहा है, अदरवाइज आप बाहर देखोगे तो कहीं कोई दूर पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं रहा होता है, सब कुछ स्टैंड स्टिल होता है ऐसी, और तेज धूप होगी, बारिश हो सकता है 2 दिन पहले हुई होगी, तो उससे क्या होता है जमीन में नमी होती है, वो मॉइस्चर ऊपर आ रहा है, वही आ रहा है आपको पसीना जो दिख रहा है वो उस मॉइस्चर की वजह से है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी उस समय पर, इस वजह से ये सफोकेशन होने लगती है, प्रेसिपिटेशन दिखाई देगी। ड्यू, water droplets form at the surface of earth or at objects near it during night because of कंडेंसेशन। रात को टेम्परेचर गिर जाता है, तो दिन में तो गर्मी है लेकिन रात को टेम्परेचर गिरेगा, वो मॉइस्चर जो है अब गिरेगा तो वाटर की वो हवा की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो वो सैचुरेट हो जाएगी, वो हवा वो मॉइस्चर कहां जाएगा, वो मॉइस्चर नीचे जमीन पर जो घास होती है या उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है, आपने गाड़ी खड़ी करी है, गाड़ी के ऊपर कोई भी चीज जो होगी, रेलिंग है आपकी, कोई कपड़े हैं उनके ऊपर वो गिरने लग जाएगी, वहां पर वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाती है। तो रात के टाइम क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होता है। फ्रॉस्ट, सर्दियों में ऐसा कॉमन सा एक ये टर्म होती है कि पाला पड़ रहा है, बहुत सर्दी हो रही है, पाला पड़ेगा, फसल खराब हो सकती है, फसल जलेगी। तो रात के टाइम सर्दियों में आजकल क्या हो रहा है, आजकल दिन में मेरे ख्याल से 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो रात के टाइम 24 हो सकता है, 22 हो सकता है, मतलब रात को भी टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन सर्दियों में दिन में अगर टेम्परेचर 25 है तो वो रात के टाइम गिर करके कई बार 0 पर चले जाता है, या फिर 0 से भी नीचे चले जाता है। जब जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, उसके नीचे जाएगा, कंडेंसेशन होगा, लेकिन टेम्परेचर चले गए 0 से भी नीचे, तो जो भी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जम जाती है, और वो जमी हुई वाटर ड्रॉपलेट्स को हम लोग कहते हैं पाला या फिर फ्रॉस्ट। फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स formed due to condensation, formed when condensation takes place below जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चले जाएगा टेम्परेचर और तब कंडेंसेशन होगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट। फॉग,
फॉग कहते हैं कोहरे को। कोहरा कब लगता है? जब कंडेंसेशन होगा बिलो ड्यू पॉइंट। हवा 25 डिग्री पर सैचुरेट हो रही है फॉर एग्जांपल, लेकिन हवा टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री नीचे गिर गया है, 25 से और नीचे चले गया है, तो वाटर ड्रॉपलेट तो होल्ड कर नहीं पाएंगे वहां जितनी मौजूद है वहां पर। वो क्या होगा, वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आसपास जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन पर चिपक करके हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है, वो होता है व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो ठीक है। गर्मियों में क्यों नहीं होता? गर्मियों में इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रेशर लो होता है, हवा ऊपर जा रही होती है। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, सारी हवा नीचे आ जाती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे। आजकल भी तो होगा पॉल्यूशन, लेकिन अभी तो कोहरा नहीं लग रहा है, अभी दिल्ली में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो जैसा पॉल्यूशन हो रहा है, डस्ट हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर्दियों में कहते हैं कंस्ट्रक्शन भी बैन कर दो, गाड़ियां भी बैन कर दो, सब कुछ कर दो। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर है, वो डस्ट ऊपर नहीं जा पाती है, वो नीचे ही रहेगी, वो ज्यादा होगी इसलिए वो, और टेम्परेचर ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, तो जो वो पार्टिकल्स हैं वो डस्ट के पार्टिकल्स पर पानी ज्यादा इजीली चिपक कर दिखाई देता है। इसलिए फॉग जो है वो सर्दियों में ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अगर इसमें स्मोक मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड स्मॉग। फॉग मिक्स विद स्मोक इज कॉल्ड स्मॉग। मिस्ट is a type of fog in which visibility is between 1 to 2 kilometers। 1000 मीटर से ज्यादा है विजिबिलिटी, लेकिन 2000 से कम है, तो उसको कहते हैं मिस्ट। ऐसे ही हेज भी होता है। चार 5 किलोमीटर के बीच में हो तब, मतलब आप किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़े हो और आपको दूर तक तो कई बार सब कुछ क्लियर रहता है, इसका मतलब कोई फॉग ना मिस्ट ना हेज कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, धुंध सी दिखाई देती है, थोड़ी सी डिस्टेंस तक दिख रही है बिल्डिंग्स, उसके बाद हल्की सी धुंध दिख रही है। धुंध को हम लोग मिस्ट कहते हैं। और हेज भी एक टाइप की धुंध होती है, उसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स है तो साइक्लोन्स के अंडर में ही, अंडर में नहीं है। जेट स्ट्रीम्स अलग से हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक। उनका असर होता है इन पर, एक वो टॉपिक अलग है। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर सिस्टम। सिस्टम इसलिए, एरिया तो एरिया हो जाता है, दरअसल होता है साइक्लोन में भी है, लेकिन लिखना चाहिए सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम विद, चुप रहो यार, हाई प्रेशर भी लो प्रेशर भी दोनों एक साथ। अरे चुप, विद विंड्स, नहीं डायरेक्शन। ये पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, साइक्लोन की
प्रॉपर डेफिनेशन छोटी सी होती है, साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम विथ विंड्स ब्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, बस। ठीक है, साइक्लोन्स को हम लोग डिप्रेशन भी कहते हैं कई बार। एवरी साइक्लोन इज अ डिप्रेशन, बट एवरी डिप्रेशन इज नॉट अ साइक्लोन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मतलब साइक्लोन, कई बार ये होता है साइक्लोन और डिप्रेशन ऐसा लिख देते हैं, तो वो बात एक ही है। साइक्लोन और डिप्रेशन हमेशा एक जैसे ही होते हैं। एवरी साइक्लोन इज अ डिप्रेशन, हर साइक्लोन डिप्रेशन से ही बनता है। दरअसल डिप्रेशन भी लो प्रेशर सिस्टम होता है, लेकिन हर डिप्रेशन साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब तक डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग सिंपल सी कोई और चीज बता रहे हैं, लो प्रेशर सिस्टम बता रहे होंगे। ये डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। इसका उल्टा अगर लिख देंगे हम लोग, ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम विद विंड्स ब्लोइंग क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न, वो होगा एंटी साइक्लोन। ठीक है, जब भी साइक्लोन आएगा, जब भी कोई तूफान, जैसे हम इसमें देखते हैं बे ऑफ बंगाल में, यहां से बोला साइक्लोन आ रहा है कोई, अभी कौन सा आया था, क्या दीना, जो भी था, ठीक है, दीना ही फॉर एग्जांपल, या कोई भी और दूसरा भी XYZ जो नामांकन होता रहता है? जो भी था, मैं तो देख रहा था, वो आते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे ओरिजिनेट ओवर सी, ट्रॉपिकल सी में होते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो यहां पर ओरिजिन हुआ, वो यहां से ऐसे मूव करेगा और यहां पहुंचेगा। जैसे ही वो लैंड को क्रॉस करेगा तो वो धीरे धीरे से वीक होने लगता है। लो प्रेशर सिस्टम जो है वो वीक, बारिश करने के बाद वीक हो जाता है और इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। तो नॉर्मल प्रोसीजर जो है कि पहले साइक्लोन आएगा, उसके बाद एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होगा तो हवा बाहर जा रही होगी, जब हवा बाहर जा रही होगी तो बारिश कहां से आएगी, इसलिए सब कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो एक दो दिन जबरदस्त बारिश के बाद फिर मौसम साफ हो जाता है, धूप आ जाती है, दैट इज एन एंटी साइक्लोन। उसमें उसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसके उल्टी होती है, ऑल्दो उसमें कोई पूछता ना जाता, लेकिन फिर भी मालूम जरूर होना चाहिए कि एंटी साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, साइक्लोन की डेफिनेशन क्लियर रखनी है। डायरेक्ट ये विंड्स, ये जो विंड्स की डायरेक्शन है, ये एग्जाम में पूछते हैं। अब 4 ऑप्शन होंगे, सोचो, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न, वो गलत है। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिकली हम लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या है उसकी डायरेक्शन।